संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन आज विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस हुई। इधर लोकसभा में विपक्ष ने अदानी मुद्दे पर हंगामा किया, जिसके बाद दोनों सदनों को 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने कहा कि कुछ लोग हुड़दंगबाजी से संसद को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद में अदानी का मामला देश को बचाने के लिए उठाया था, साथ ही जेपीसी के गठन पर भी जोर दिया। अदानी समूह पर करप्शन, ब्राइबरी और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के गंभीर आरोप है। 2030 करोड़ के नजदीक रिश्वत दी गई। जनता के पैसे का इस्तेमाल रिश्वत के लिए दिया गया। जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ इस समूह के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। देश को बचाने के लिए हमने ये मुद्दा उठाया था, ताकि हाउस को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। मोदी जी के सपोर्ट से ये सब कुछ हो रहा है, इसका असर देश पे पड़ रहा है। ये हम उठाना चाहते थे, लेकिन इसको हमको मौका नहीं दिया गया। जेपीसी गठित करो, सच्चाई बाहर आने दो। कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री? 288 सीटों वाली विधानसभा में 235 सीटों के साथ महायुति की प्रचंड वापसी के बाद भी ये सवाल बना हुआ है। इसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा 132 सीटें मिली हैं और बीजेपी चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 57 सीटों के साथ शानदार वापसी करने वाली शिवसेना दोबारा मुख्यमंत्री के पद पर शिंदे को ही देखना चाहती है। इधर सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि गठबंधन की तीसरी पार्टनर अजीत पवार की एनसीपी ने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति दे दी है, लेकिन सार्वजनिक रूप से तीनों पार्टियां यही कह रही हैं कि मिल बैठकर मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला लिया जाएगा। शिवसेना शिंदे गुट के नेता नरेश म्हस्के ने कहा है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति चुनाव जीती है, इसलिए शिंदे को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संख्या भर देखा नहीं, लेकिन छोटी पार्टी है, उसको बड़ी करने के लिए नीतीश कुमार को सीएम पद दिलाया, वैसे ही एकनाथ शिंदे साहब को सीएम पद मिलेगा, यह हमें विश्वास है। वहीं बीजेपी नेता नीतीश राणे का कहना है कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस को ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। हमारे लिए हिंदुत्व सोच का मुख्यमंत्री आना जरूरी है। आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूछेगा तो हर एक की जबान पे एक ही नाम है, देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने 2014 से 19 को महाराष्ट्र को प्रगति और प्रोग्रेस के मार्ग पे लेके गए थे। विरोधी पक्ष नेता थे तभी भी उन्होंने महाराष्ट्र को अच्छी तरह से और बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता को संभाला। तो मुझे ऐसा लगता है आप किसी को भी पूछेंगे, नींद में भी उठाएंगे ना, तो भी नाम देवेंद्र फडणवीस ही आएगा। मगर आखिर में महायुति की सरकार है, जो कुछ भी हमारे सीनियर लीडरशिप बैठ के सोचेंगे वैसे ही होगा।
महाराष्ट्र में कौन बनेगा सीएम, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। झारखंड में हेमंत सोरेन 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रविवार को सोरेन ने गवर्नर संतोष गंगवार से मिलकर त्यागपत्र सौंप दिया और सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। इससे पहले इंडिया गठबंधन के दलों ने हेमंत सोरेन को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना। झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाले कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन ने 81 सीटों वाली विधानसभा में 56 सीटों के साथ शानदार वापसी की है। बीजेपी को 21 और सहयोगियों को मिलाकर एनडीए को कुल 24 सीटें मिली हैं। एक सीट क्षेत्रीय पार्टी जेएलकेएम को मिली है। उत्तर प्रदेश के संभल में बवाल मच गया है। रविवार को संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई है। कल डीएमएसपी के साथ एक टीम जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी। टीम को देखकर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। कुछ ही देर में करीब 2 से 3 हजार लोग जामा मस्जिद के बाहर पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पथराव किया। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे, फिर लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। पुलिस ने हिंसा से जुड़े मामले में अब तक 12 एफआईआर दर्ज की है, जबकि 2500 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सदर विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर हिंसा भड़काने का एफआईआर दर्ज किया है। एसपी ने बताया कि संभल तहसील में इंटरनेट बैन को 1 दिन के लिए बढ़ाया जा रहा है। कल भी इंटरनेट बंद रहेगा। तकरीबन 2500 के लगभग लोगों के ऊपर है अभियोग पंजीकृत हुआ है। सभी लोगों की सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और सबको जेल भेजा जाएगा। और रहमान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। हाँ, एक हमारे चौकी प्रभारी द्वारा इस नाम से, जिस नाम से आप बता रहे हैं, उस नाम से मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएनएस 168 के तहत बीएनएस 168 के तहत पहले नोटिस दिया गया था, अब उसके बाद में कार्रवाई की गई है। संभल हिंसा को लेकर सियासी गर्मी शुरू हो गई है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने यूपी सरकार को घेरा। उन्होंने राज्य सरकार के रवैये को पक्षपातपूर्ण बताया। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पर पैदा करने के लिए करना न प्रदेश हित में है न देश हित में। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। इधर संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने यूपी में शासन के इशारे पर मर्डर का आरोप लगाया है। उन्होंने दोषी पुलिस वालों पर एक्शन की मांग की है। इस घटना को प्री प्लान अंजाम दिया गया है और खास तौर से जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी शासन के इशारे पे इसको काम किया है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, जिससे कि उनको इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में ये एक मैसेज जा सके कि कोई भी पुलिस प्रशासन का अधिकारी जिनको कि कानून की रक्षा के लिए है, वो कानून के भक्षक नहीं बने और आने वाले समय के अंदर ये मैसेज जाए कोई इस प्रकार की घटना दोबारा से नहीं घटे, जिससे कि कोई मासूम जो अपनी जान खो। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संभल हिंसा के लिए यूपी सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है कि संभल में फायरिंग नहीं, मर्डर हुआ है। एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्य सरकार के इशारे पर संभल में दंगा हुआ है। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है, और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संभल की घटना को दुखद बताया और कहा कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होगी। न्यायपालिका के आधार पर वहां पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। निष्पक्ष कार्रवाई होगी। महायुति की जीत से बाजार का जोश भी हाई है। सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 993 पॉइंट चढ़ा है। निफ्टी 315 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी रही। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। डिटेल्स बता रही हैं कंचन नौटियाल। राइट, जैसे कि आपने बोला कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला। सबसे पहले अगर निफ्टी के गेनर की बात करी जाए तो सबसे पहला नाम आता है ओएनजीसी का, जहां पे एक अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली। साथ ही साथ बीएल में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम आज के सत्र में 4.25% की बढ़त के साथ हमें बंद होता हुआ दिखाई दिया। यही नहीं बल्कि लार्सन एंड ट्यूब्रो में भी करीब 4.25% की तेजी थी और बीपीसीएल भी आज 4% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। एट द सेम टाइम अगर लूजिंग साइड की बात करी जाए तो लूजिंग साइड में सबसे पहला नाम आता है जेएसडब्ल्यू स्टील का, जहां पे एक हमें कमजोरी का सत्र देखने को मिला। साथ ही साथ टेक एम में भी एक कमजोरी हमें देखने को मिली, करीब 1% की। मारुति सुजुकी भी करीबन 0.5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ और लास्ट में बजाज ऑटो में भी करीबन 0.25% का दबाव आज के सत्र में एक एविडेंट तरीके से देखा गया। अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली मिड कैप गेनर की कि मिड कैप में ऐसे कौन से शेयर्स थे जहां पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें बनता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले नाम आता है आईआरबी इंफ्रा, जहां पे 8% का एक अपसाइड था। वोडाफोन आइडिया में भी करीब 5% की तेजी देखी गई। कमिंस इंडिया में 7% और साथ ही साथ भारत डायनेमिक्स भी आज 6.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की अगर बात करी जाए तो मैक्स हेल्थ में एक आज हमें कमजोरी देखने को मिली। यही नहीं बल्कि बीएसई में भी आज एक कमजोरी का सत्र पूरी तरीके से एविडेंट था। साथ ही साथ सोना कॉम्स में भी अच्छी खासी एक गिरावट देखने को मिली और एल्केम लैब भी आज करीबन 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। अब बात करते हैं पीएसयू बैंक की। यहाँ पे हमें किस तरीके का मोमेंटम दिखा और कौन से ऐसे शेयर्स थे जहां पे एक अच्छी खासी तेजी हमें बनती हुई दिखाई दी। महाबैंक में एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम आज के सत्र में देखने को मिला है। करीबन 3% की बढ़त के साथ ये बंद हुआ है। एसबीआई एट द सेम टाइम करीब 4% की बढ़त के साथ बंद हुआ। बैंक ऑफ इंडिया 4% और साथ ही साथ केनरा बैंक के अंदर हमें 4.25% का एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चुनाव से पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया है। राजधानी में बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन को बढ़ाया गया है, साथ ही इसमें नए लाभार्थियों को भी जोड़ा गया है। जो डबल इंजन है वहाँ पे 500-600 रुपये मिलती है और जहाँ सिंगल इंजन है वहाँ पे 2500 रुपये महीना मिलती है। तो डबल इंजन की सरकार चुनने में बहुत नुकसान है। आप आम आदमी पार्टी के इंजन के साथ ही जारी रखिए, अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो मैं फिर से दिल्ली के सभी बुजुर्गों को बधाई देना चाहता हूँ। और दिल्ली में आप सरकार की पेंशन योजना की डिटेल बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है। इसमें पहले के मुकाबले दायरा तो बढ़ाया गया ही है लाभार्थियों का, इसके अलावा जो अमाउंट डिस्बर्स होता था उसे भी बढ़ाया गया है। कुल मिला के 80,000 नए लाभार्थी होंगे। नई पेंशन योजना में 60 से 69 साल के जो लोग हैं उनको पहले 1,000 रुपये मासिक पेंशन मिलता था, उसे बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक इसी तरह से 70 साल और इसके ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए 1,500 से बढ़ा के 2,500 प्रति माह जो है उन्हें पेंशन मिला करेगी। इसके अलावा जो विकलांग है, खासतौर पर ऐसे लोग जिनकी 60% से ज़्यादा विकलांगता है, उन्हें हर महीने
5,000 रुपये की मासिक पेंशन जो है वो दी जाएगी। इसमें बता दें कि इसके साथ ही जो पेंशन के लिए एक पेंशन सुविधा पोर्टल भी का भी ऐलान किया गया है, जिसमें लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं। और पिछले 24 घंटों में दिल्ली सरकार का दावा है कि करीब 10,000 नए लोगों ने इसके लिए एप्लीकेशन दिया है और उनका ये भी कहना है कि इससे ये जो पूरी प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होगी। चुनावों से पहले ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 80,000 नए लोग जोड़े गए हैं इस पेंशन स्कीम में, तो नए लोगों से जोड़ने की कोशिश है आम आदमी पार्टी सरकार की इस पेंशन योजना के तहत, इसलिए इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इधर दिल्ली में फिलहाल दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 जारी रहेगा। ग्रैब 4 के बावजूद दिल्ली एनसीआर में स्कूल दोबारा खुल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान स्कूल खोलने की छूट दी, हालांकि कंस्ट्रक्शंस अभी भी बंद रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते लगाई गई कई तरह की पाबंदियां हैं और इससे प्रदूषण कंट्रोल तो होता है, लेकिन दिहाड़ी मजदूरों की रोजी रोटी पर भी मार पड़ रही है। देखिए रोहन सिंह की रिपोर्ट। ये है नोएडा का लेबर चौक। काम की तलाश में हर रोज सैकड़ों मजदूर यहाँ आते हैं। आम दिनों में सुबह ही इन्हें दिहाड़ी मिल जाती है, लेकिन आज सुबह से शाम हो गई, इन्हें काम नहीं मिला। कारण है प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार का एक्शन प्लान, जिसमें हर तरह की कंस्ट्रक्शन पर रोक है। काम हो ही नहीं रहा तो दिहाड़ी भी नहीं मिल रही। प्रदूषण की वजह से कंस्ट्रक्शन का काम बंद हुआ है या लेबर खाली है, भुखमरी की कगार पे है, कोई काम नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक हो गए बैठे हुए हैं चौक पे, काम नहीं मिल रहा है। ठेकेदार काम नहीं दे रहा है क्या? कोई नहीं दे रहा काम, क्योंकि आगे से मटेरियल सप्लाई नहीं हो रहा, तो ठेकेदारों ने ही बंद कर रखा है, तो काम यहाँ है ही नहीं बिल्कुल। प्रदूषण आज मरा रही है तो काम लगे तो मजदूर आदमी मर जाएगा, भूखे नहीं मर जाएगा। आदमी मजदूर को काम नहीं मिलता, आदमी महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, लेकिन मजदूर को काम नहीं मिल रहा। काम अभी कम चल रहा है, काम आ ही नहीं रहा है इतना, इसलिए हम शाम तक बैठे रहते हैं। अभी शादी ब्याह का काम आ रहा है, वो कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर मजदूर रोज कमाने खाने वाले हैं। ग्रैब के स्टेज 2 लगने के बाद से ही ना तो कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बन रहा है, ना ही कोई फ्लाईओवर। काम नहीं मिल रहा है, इसलिए कुछ वापस अपने घर जाने की सोच रहे हैं, तो कुछ शादी ब्याह में काम मांग रहे हैं। रोहन सिंह, नोएडा। सरकार अब उड़ान 2.0 की तैयारी में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक इस स्कीम के तहत 100 से ज्यादा हवाई पट्टियों का विकास किया जाएगा। पूरी डिटेल्स बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी स्कीम है उड़ान स्कीम, और अब इसके सेकंड स्टेज यानी कि उड़ान 2.0 के ड्राफ्ट बनाने का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए स्टेक होल्डर कंसल्टेशन सरकार ने शुरू कर दिया है। 10 साल के लिए होगी ये स्कीम और अगले 10 साल में 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स, खासतौर पे ऐसे एयरपोर्ट जो कि छोटे हैं, जो कि अनसर्व्ड हैं या अंडर सर्व्ड हैं, उनको डेवलप किया जाएगा। और 2047 तक जो लक्ष्य रखा गया है वो करीब 400 एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा। इसके लिए जो बड़े काम किए जाने की प्लानिंग की जा रही है, सबसे पहले जो एंट्री बैरियर्स हैं वो कम किए जाएंगे, खासतौर पे जहाँ तक हेलीकॉप्टर्स की बात है, सी प्लेन्स की बात है, या जो छोटे एयरक्राफ्ट्स हैं उनके लिए जो टर्म्स हैं वो ज़्यादा आसान बनाए जाएंगे। एक और बदलाव जो मौजूदा स्कीम के तुलना में किया जाएगा वो ये है कि अभी मौजूदा स्कीम में पहले सरकार बोली मंगाती है, उसके बाद एयरपोर्ट डेवलपमेंट का काम शुरू करती है। और कई बार ऐसा होता है कि जब तक एयरपोर्ट बनके तैयार होता है तब तक ऑपरेशनल दिक्कतें आ जाती हैं एयरलाइंस के सामने। लेकिन जो नई स्कीम आ रही है उसमें सरकार पहले एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का काम करेगी और उसके बाद बोली मंगाएगी, यानी कि जब तक एयरपोर्ट बनके तैयार होगा, जब तक बोलियां जो है जीती जाएंगी, उसके बाद तुरंत जो एयरलाइन है वो अपनी उड़ानें शुरू कर सकती हैं। फिलहाल अगले कुछ महीने तक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन चलता रहेगा। इसके लिए एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस सबके साथ मीटिंग की जा रही है और उसके बाद ड्राफ्ट बना के सरकार जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने रखेगी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में भारत ने शानदार जीत हासिल की है। पर्थ में सोमवार को मैच के चौथे दिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया। यशस्वी और कोहली के शतक और जसप्रीत बुमराह की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर भारत ने बड़ी जीत अपने नाम की है। टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। दूसरा मुकाबला 6 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा। बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट लिए थे।
और अब बात आईपीएल ऑक्शन की। भारतीय टीम के अनुभवी खिलाड़ी ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। लखनऊ सुपर जायंट ने उन्हें करीब 27 करोड़ में खरीदा है। वहीं भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर आईपीएल इतिहास में बिकने वाले दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। उनको पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ में खरीदा है। केकेआर के वेंकटेश को 23.25 करोड़ रुपए में, पंजाब किंग्स ने अर्शदीप सिंह को 15 करोड़ 75 लाख में, वहीं यजुवेंद्र चहल को पंजाब किंग्स की टीम ने 18 करोड़ की सबसे बड़ी बोली लगाकर खरीद लिया है। इस नीलामी में बहुत से ऐसे खिलाड़ी भी रहे जो बिक नहीं पाए। इनमें देवदत्त पडिक्कल, डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो और ऐसे ही कई और दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल हैं। और आज आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की नीलामी का आखिरी दिन था। आज भुवनेश्वर कुमार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 10 करोड़ 75 लाख में खरीदा। दीपक चहर को 9 करोड़ 25 लाख में मुंबई इंडियंस ने खरीदा और 8 करोड़ की रकम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने आकाशदीप और दिल्ली कैपिटल्स ने मुकेश कुमार को खरीदा। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स के तुषार देशपांडे को 6 करोड़ में खरीदा गया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।